आखिर ये सहकारी समितियां होती क्या है? कितने तरह की होती हैं? इनका काम क्या रहता है? इनके फायदे क्या हैं? और इनसे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं? इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है। तो सहकारी समितियां क्या है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें इसका परिचय अगर आप देखना चाहें, सहकारी समिति एक स्वैच्छिक सदस्य स्वामित्व वाला संगठन है जिसे सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। सहकारी समितियां स्व सहायता, पारस्परिक सहायता और सामुदायिक कल्याण पर बल देती हैं। सहकारी आंदोलन का इतिहास क्या है? तो स्वतंत्रता पूर्व अगर हम लोग पहले जाएं, तो आप देखिए, इस दौरान सहकारी सिद्धांत स्थानीय पहलों के माध्यम से अनौपचारिक रूप से अस्तित्व में थे, जैसे कि चिट फंड, मद्रास में म्यूचुअल लोन एसोसिएशन और गांव के तालाबों या फिर जंगलों जैसे देवराई या फिर वनराई के रूप में जाना जाता है। जैसे संसाधनों का सामुदायिक प्रबंधन, हालांकि इसके लिए औपचारिक कानून 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बना। कुछ लोग आपस में मिलकर नहीं बना लेते हैं, उसी की बात हो रही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वित्तीय सहायता देने के लिए परस्पर ऋण संघों, जिन्हें निधि के नाम से जाना जाता था, गठन किया गया था। पंजाब में सभी हिस्सेदारों के लाभ के लिए गांव की भूमि की देखरेख के लिए वर्ष 1891 में एक सहकारी समिति बनाई गई थी। और 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम द्वारा भारत में सहकारी समितियों को कानूनी मान्यता मिलने के साथ उनके गठन और सदस्यता, लाभ और विघटन संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित किए गए। हालांकि इसके तहत गैर ऋण एवं अन्य समितियों को शामिल नहीं किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों को सहकारी समितियों पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप बॉम्बे सहकारी समिति अधिनियम 1925, जो पहला प्रांतीय सहकारी कानून था, पारित हुआ था। आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाती है, निबंध भी लिखने के इस तरह के टॉपिक के लिए आ जाता है, तो इन सब की बात वहां उल्लेख कर सकते हैं आप लोग। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत विपणन, हथकरघा और कारीगर समितियों को भी शामिल किया गया। 1914 में मैकलेगन समिति ने केंद्र, प्रांत और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली का विस्तार रखा। 1942 में भारत में बहुराज्यीय सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम पारित किया तथा इसकी व्यवहारिकता के लिए केंद्र के रजिस्ट्रार की शक्तियां राज्य रजिस्ट्रार को सौंप दी गई। आजादी की बात की अगर हम बात करें, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी ना, हम लोग आजाद हो गए थे ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करने तथा सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक विकास में लोक भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। पहली पंचवर्षीय योजना से शुरू होकर ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय तक सहकारी समितियां पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बन गई। वर्ष 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और वर्ष 1982 में स्थापित नाबार्ड ग्रामीण ऋण के साथ सहकारी विकास को समर्थन देने के क्रम में निर्णायक सिद्ध हुई। नाबार्ड के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नाबार्ड की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। 1984 में भारत ने सहकारी विधियों को एकीकृत करने के क्रम में बहुराज्य सहकारी संगठन अधिनियम पारित किया, और जिसे विधिक सामंजस्य हेतु 2002 की राष्ट्रीय सहकारी नीति द्वारा और अधिक समेकित किया गया। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2023 का उद्देश्य बहुराज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता और रचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, और जिससे सहकारी समितियों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के रूप में स्थापित किया गया। सहकारी समितियों के संदर्भ में आप देखेंगे, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 43B में प्रावधान किया गया। संविधान में एक नया भाग आप देखिए 9B शामिल किया गया, और जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक। बहुराज्य सहकारी समितियां को नियंत्रित करने संबंधी विधि निर्माण हेतु संसद को अधिकार दिया गया तथा अन्य सहकारी समितियों के लिए राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपे गए।
2021 में गठित सहकारिता मंत्रालय द्वारा आर्थिक प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में सहकारी समितियों को समर्थन देने के क्रम में सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया गया। अगर बात करें भारत में सहकारी समितियों के प्रकार क्या है, तो एक तो आप देखेंगे उपभोक्ता सहकारी समितियां बिचौलियों को हटाकर उत्पादकों से सीधे स्रोत प्राप्त करके उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराती हैं। उदाहरण के लिए आप देखें केंद्रीय भंडार। उत्पादक सहकारी समितियां कच्चे माल और उपकरण सहित आवश्यक उत्पादन सामग्री की आपूर्ति करके छोटे उत्पादकों की सहायता करती है। सहकारी विपणन समितियां छोटे उत्पादों को उनके उत्पाद सामूहिक रूप से बेचने में सहायता करना। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की बात हो रही है। सहकारी ऋण समितियां बचत और ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, जिससे सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी बैंक समिति और आप देखिए सहकारी कृषि समितियां छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ दिलाने में सहायता करते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि लिफ्ट सिंचाई सहकारी समितियां और जल पंचायतें, आवास सहकारी समिति अपने सदस्यों के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास करके लागत प्रभावी आवास विकल्प प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए कर्मचारी और आवास समितियां, मेट्रोपॉलिटन आवास सहकारी समितियां। भारत में सहकारिता के संबंध में कुछ हालिया विकास और प्रमुख पहल क्या है, ये भी देख लीजिए। तो सहकारिता मंत्रालय की भूमिका, तो प्रत्येक गांव को सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए सहकार से समृद्ध अभियान शुरू किया गया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए आदर्श उपनियम ताकि प्रशासन में सुधार हो और समावेशिता बढ़े। 63,000 PACS को आधुनिक बनाने और नाबार्ड के साथ जोड़ने के लिए 2,516 करोड़ रुपए की परियोजना के माध्यम से पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया गया। डेयरी, मत्स्य पालन, अनाज भंडारण जैसे प्रमुख विभिन्न कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नई बहुउद्देशीय PACS की स्थापना है। सहकारिता को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयास, तो विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, अपव्यय और परिवहन लागत को कम करने के लिए PACS स्तर पर गोदामों और कृषि बुनियादी ढांचे की स्थापना, कृषि उत्पादकों संगठन का गठन, बेहतर बाजार संपर्क के साथ किसानों को सशक्त बनाना। PM भारतीय जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पैक्स का उपयोग किया जा रहा है। PM कुसुम अभिसरण, PACS सदस्यों को सिंचाई के लिए सौर पंप अपनाने में सक्षम बनाना, सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। इसका ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन पर प्रभाव, तो वित्तीय समावेशन के लिए सहकारिता शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक जैसे सहकारी संस्थाएं किफायती ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेष रूप से किसानों और छोटे उद्यमियों को जो मुख्य धारा की बैंकिंग सेवा से वंचित हैं। महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों का सशक्तिकरण, महिला सहकारी समितियां और ग्रामीण सहकारी समितियां आर्थिक अवसर पैदा करने और वंचित क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भारत में सहकारिता के उदाहरण, तो आप देखिए HOPCOMS बागवानी उत्पादकों की सहकारी विपणन और प्रसंस्करण सोसाइटी, हॉपकॉम्स कृषि उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन के लिए वर्ष 1965 में स्थापित एक किसान सोसाइटी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में देखने को मिलेगा। लिज्जत पापड़, श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ उत्पादन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक प्रेरक महिला सहकारी संस्था है। इंडियन कॉफी हाउस, यह भारत में एक रेस्टोरेंट श्रृंखला है जिसे कई श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा चलाया जाता है। इस श्रृंखला की शुरुआत कॉफी के सेस कमेटी द्वारा की गई थी, जिसका पहला आउटलेट तब इंडिया कॉफी हाउस नाम से 1936 में चर्च गेट बॉम्बे में खोला गया था। इसे इंडियन कॉफी बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, तो पैक्स ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता में आप देखते हैं त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। पहला PACS 1904 में गठित किया गया था। SCB ने से ऋण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को हस्तांतरित किया जाता है जो जिला स्तर पर काम करते हैं। DCCB पैक्स के साथ काम करते हैं और जो सीधे किसानों से निपटते हैं। पैक्स किसानों को विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए अल्पावधि या फिर मध्यावधि कृषि ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, यानी कृषि ऋण की बात हो रही है। अब बात आती है कि सहकारी समितियां हैं जो इनके साथ में आप देखेंगे कि चुनौतियां क्या क्या हैं। इन चुनौतियों के बारे में भी याद रखिएगा। तो शासन संबंधी चुनौती, सहकारी समितियां पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया
प्रक्रियाओं की कमी को चुनौतियों से जूझती हैं। और वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच, कई सहकारी समितियां विशेषकर हाशिए पर पड़े समुदाय की सेवा करने वाली समितियों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पैसे के मामले की बात हो रही है, और उनके पास पर्याप्त पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक या फिर औपचारिक दस्तावेज का अभाव होता है, और जिससे ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक और असमानताएं और बहिष्कार, सहकारी समितियों को अक्सर समावेशिता की कमी, संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व आदि से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। अवसंरचना संबंधी बाधाएं और कनेक्टिविटी की कमी उनकी दक्षता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं, जिससे पहुंच सीमित हो जाती। तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं का अभाव, प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों का अभाव एक और चुनौती है जो मानव संसाधनों को पंगु बना देती है। और कम जागरूकता, इसमें आप देखेंगे कम जागरूकता और भागीदारी। तो आप देखिए संभावित सदस्यों के बीच सहकारी मॉडल और इसके लाभों के बारे में जागरूकता की कमी उनकी भागीदारी को सीमित करती है। और इसमें आप देखिए राजनीतिक हस्तक्षेप, तो सहकारी समितियों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप ने उनकी स्वायत्ता को कमजोर करता है, सदस्यों के हितों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। तो यही कहानी है आप देखेंगे सहकारी समितियों की। अब इसमें बुनियादी ढांचे का विकास हो जाए, नव प्रवर्तन केंद्रों के रूप में सहकारिता हो जाए, सहकारी नेतृत्व वाले पर्यटन पहल जुड़ जाए, इसमें अन्य सहकारी समितियों के साथ सहयोग हो जाए, सेवाओं का विस्तार हो जाए, तो इसमें सुधार हो सकता है। तो एक जनरल नॉलेज जरूर रखा करिएगा, सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक है। अब आपके पास मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।